सर मैं पहलगाम की बात करना चाहता हूँ फिर से। जैसे कि जब ऐसा कुछ अटैक होता है तो जो इंडिया को रिटेलिएट करना था, आपको ऑर्डर्स मिलते हैं ऊपर से, तो पूरा देश देश को मालूम पड़ा अटैक हो जाने के बाद। बट मैं आपका मेंटल स्टेट जानना चाहता हूँ, जब आपको ऐसे ऑर्डर्स कमांड्स दी जाती हैं कि वी हैव टू रिटेलिएट, तो आपका उस टाइम मेंटल स्टेट क्या था? मतलब सभी लोग सोचते हैं ये लोग कैसे सोच रहे होंगे, कितना प्रेशर होगा ऑफिसर्स के ऊपर से, सब हम साथ बैठे ही हैं। तो आप अगर बता सकते हैं उस टाइम क्या स्टेट था? सी, सब फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो स्टेट, एक जो सोल्जर होता है वो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक कंट्री मैन है। सबसे पहले वो देश का नागरिक है। तो लाइक ऑल दी कंट्री मैन, सबसे पहले तो आक्रोश था इस बात का जो कि ये हरकत हुई। दूसरा, हमें इस तरह से प्लानिंग हमें करनी थी कि जो हम जो जवाब दें वो ऐसा मुंह तोड़ जवाब दें। एंड एट द सेम टाइम हमारे लिए एज अ, सिंस मैं वैली में था, हमें ये कंफर्म था कि जो ऑपरेशन वैली से तो 100% होना ही है। ठीक है, वैली तो इन्वॉल्व होगी ही होगा ही यहाँ से तो ऑपरेशन। तो इस बात का थोड़ी तसल्ली थी कि बदला लेने का चांस हमें तो मिलेगा। एंड 24th की नाइट से ही हमारी सारी फोर्सेस इंक्लूडिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस हरकत में आ गई थी। हमने अपनी जो इंट जो एजेंसीज थी वो हरकत में आ गई थी। एंड हमने प्रिसाइज अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी फ्रॉम 24th नाइट इटसेल्फ। सर, पाकिस्तान से जब भी बात हो वॉर की, तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा रफ़ाइल वर्सेस F-16 बहुत ज़्यादा चर्चे में आ गए। यूएस थोड़ा नाराज़ हो रहा है कि हम उनसे एरोप्लेन्स नहीं ले रहे हैं, हम फ्रांस से डील कर रहे हैं। और F-16 को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बताया जा रहा है। इनफैक्ट कुछ बॉलीवुड मूवीज़ भी बनी है। एयरफोर्स पे पहले मूवी नहीं बनी थी कोई, फिर फाइटर जैसी मूवी बनी और अक्षय कुमार की भी मूवी बनी। तो मैं आपसे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपको है, आप फ्लाई करते हो, तो मैं जानना चाहूँगा क्या पाकिस्तानी F-16 वाकई उतने पावरफुल है, या रफ़ाइल ज़्यादा पावरफुल है, या पावर चलाने वाले के हाथ में होती है? आप इसको कैसे देखते हो, जो एयर डिफेंस पावर है दोनों कंट्रीज़ की? सी शुभम, इट्स ऑलवेज मैन बिहाइंड द मशीन विच मैटर्स। F-16 नो डाउट बहुत ही बेहतरीन एयरक्राफ्ट है। बट अगर आपको बालाकोट का पता हो, है ना, ऑपरेशन बालाकोट में एक MiG-21 पायलट ने, विंग कमांडर अभिनंदन ने, MiG-21 से F-16 को शूट डाउन कर दिया था। तो आपके पास मशीन कौन सी है वो मैटर करती है, नो डाउट मैटर करती है। बट मशीन को तुम कितने अच्छे तरीके से ऑपरेट कर पा रहे हो, उसका फुल पोटेंशियल कैसे यूज़ कर पा रहे हो, तुम्हारी इंटेंशन क्या है, एंड तुम्हारे अंदर कितना तुम्हारा की जो फ्लाइंग स्किल्स हैं वो कितनी बेहतर हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। एट द सेम टाइम जो रफ़ाल जो एयरक्राफ्ट्स हैं, ये भी उतने ही केपेबल एयरक्राफ्ट्स हैं। एंड इससे भी इम्पॉर्टेंट शुभम ये है कि जो हमारी जो ट्रेनिंग है, जो पायलट्स की जो ट्रेनिंग है, एंड जो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स की एंड एयरमैन की जो ट्रेनिंग है, ये बहुत ही आला दर्जे की है। एंड हिंदुस्तान की जो फ़ौज है, फ़ौज इंक्लूड्स ऑल थ्री सर्विसेज, इसने कभी भी कंस्ट्रेंट को लेके ज़्यादा हाय हल्ला किया नहीं है। उन्होंने जो भी कंस्ट्रेंट्स रहे हैं उस कंस्ट्रेंट में रहते हुए हमेशा रिजल्ट्स दिए हैं। एक बहुत ही फेमस बैटल है, बैटल ऑफ हाइफा। बैटल ऑफ हाइफा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। बैटल ऑफ हाइफा में घुड़सवारों की यूनिट, जो प्रेजेंट डे 61 कैवलरी है, उस टाइम पे जोधपुर लैंसर्स, मैसूर लैंसर्स एंड हैदराबाद लैंसर के नाम से थी ये। वहाँ पे अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर दलपत सिंह शेखावत 400 घुड़सवार लोगों ने 3000 जर्मन सोल्जर्स एंड प्लस ऑटोमन एम्पायर, उस टाइम पे ऑटोमन एम्पायर का रूल था सेंट्रल एशिया पे। बैटल ऑफ हाइफा, मतलब हाइफा एक शहर है प्रेजेंट डे इज़राइल में। अच्छा। वो एक पोर्ट सिटी है। एंड वो वहाँ से
रोड एंड रेल कनेक्टिविटी है इन दी एंटायर सेंट्रल एशिया, तो हाइफा बहुत ही स्ट्रैटेजिक लोकेशन थी ब्रिटिशर्स के लिए। तो इस रेजिमेंट ने 400 घुड़सवार ने 3000 जर्मन सोल्जर्स को वहाँ डिफीट किया, जो कि जर्मन सोल्जर्स इक्विप्ड थे मशीन गन से, राइफल से। इन्होंने सिर्फ भाले और तलवारों के ज़ोर पे वो सिटी जो है कब्ज़े में लिया। एंड थैंक्स टू बैटल ऑफ हाइफा, जो आज इज़राइल का अस्तित्व है, उसकी जो फर्स्ट नींव डाली थी वो हिंदुस्तानी सोल्जर्स ने डाली थी बैटल ऑफ हाइफा में, जो कि 1917 में वोट किया। तो इट्स ऑलवेज जो आपकी जो प्लानिंग है एंड जो आप अपना जो भी आपके पास वेपन है, आप उसको कितने ऑप्टिमली यूटिलाइज कर पा रहे हो अपना रिजल्ट अचीव करने के लिए, वो मैटर करता है। अच्छा सर, पाकिस्तान ने ये भी बहुत बोला कि हमारे को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने तो इंडिया के प्लेन्स भी गिराए। वो मानते ही नहीं कि हमारा कुछ डैमेज हुआ। और वो अभी मैच में भी तो वो हाँ, और मैच में चिढ़ा रहे हैं कि इंडियन ऑडियंस को जो मैच देख रही है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे आपको तो ग्राउंड रियलिटी पता है कि क्या हुआ एग्जैक्टली, तो आप बताओ कि क्या नंबर्स थे, मतलब कि क्या एग्जैक्टली हमारा नुकसान हुआ, जैसे वो कर रहे हैं हमें टॉन्ट, ऐसा कुछ है या नहीं? सी, अब जब ना कॉम्बैट होता है ना किसी भी दो मुल्कों के बीच में, है ना, जहाँ पे फौज इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत डैमेज हर जगह होगा, ठीक है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो तुम्हें टारगेट रिजल्ट अचीव करना था, वो कौन सा मुल्क अचीव कर पाया। तो मैं निसंदेह बोल सकता हूँ, जो हमें मैसेज देना था, ना सिर्फ पाकिस्तान को, जो पूरे दुनिया को हमें मैसेज देना था, हम उस मैसेज को देने में बिल्कुल कामयाब रहे हैं। हमें जो टारगेट अचीव करने थे, हमने वो टारगेट अचीव किया। जितने लेवल का हमें डिस्ट्रक्शन करना था उनकी फ़ौज का, वो हमने अच्छे से किया है, ठीक है। एट द सेम टाइम, अब अगर बात करें हमारे लॉसेस की, जो मीडिया में और जो वो क्लेम कर रहे हैं, उतने तो लॉसेस बिल्कुल भी नहीं हैं। थोड़े बहुत लॉसेस हैं, वो पार्ट ऑफ कॉम्बैट है। मैटर ये करता है कि आपका जो लॉस हुआ है और वर्सेस जो आपने जो रिज़ल्ट गेन किया है, वो बैलेंस्ड है या नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूक्रेन एंड रशिया वॉर में रशिया ने 116 फाइटर्स खो दिए हैं। 116 फाइटर्स इज़ अ ह्यूज नंबर इन लास्ट 3.5 years। बट क्या हम इसे रशियन एयरफोर्स की हार मानेंगे? रशिया ने यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री हुआ करता था साइज़ के मामले में। आज वो यूक्रेन यूरोप का 4th लार्जेस्ट साइज़ के मामले में 4th लार्जेस्ट कंट्री रह गया है। 1st से 4th पे आ गया है। उसका 30% लैंड मास जो है आज रशिया के कब्जे में है। नाउ यू कैन कंपेयर 30% ऑफ द लैंड मास वर्सेस 116 फाइटर्स, जी, ठीक है। तो अब इसमें जीत किसकी है? तो रिजल्ट क्या मिल रहा है, किस चीज़ को सैक्रिफाइस करके, वो मैटर करता है। अच्छा सर, जैसे एयरफोर्स ही यूज़ हुई मेजरली ऑपरेशन सिंदूर में, और टारगेट्स पहले से ही पता थे, सब पता था, और एकदम सुबह ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट हुआ। तो मैं जानना चाहता हूँ कि रात में जब आप बेसिकली कर रहे हो, तो थी तो सुबह बट रात ही हो रही थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे आप कैसे पता चलता है कि एग्जैक्टली यही टारगेट है? जब आप पायलट को कैसे पता चलता है कि यही मेन टारगेट है? दिखता कैसे है? कैसे विजिबिलिटी क्लियर होती है कि हाँ यही वो स्पॉट है? सी पीयूष, बात ये होती है जब आपका पीस टाइम में ना आपकी प्रिपरेशन कैसी है, आपकी ट्रेनिंग कैसी है, ये बहुत मैटर करती है कि वॉर टाइम में आप कितने कंफर्टेबल रहोगे। हिंदुस्तान की जो इंटर गैदरिंग है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है। आज की डेट में रावलपिंडी एयरबेस से कितने जहाज़ आज फाइटर सॉर्टीज़ उड़ी, कितनी लैंड करी, कौन से फाइटर सॉर्टी में क्या इमरजेंसी हुई, कितने हेलीकॉप्टर्स लैंड किए, कितने हेलीकॉप्टर्स न्यू इंडक्ट हुए, कौन सी स्क्वाड्रन कहाँ से उठ के कहाँ पे गई, हमारे पास एक एक पल, एक एक दिन की, एक एक सॉर्टी की खबर रहती है। रडार की लोकेशन क्या है, मिसाइल की लोकेशन क्या है, हैंगर्स के लैटलॉन्ग क्या है, ये हम सब पता रहता है। तो टारगेट्स, बट एट द सेम टाइम स्ट्रैटेजिकली हम उन टारगेट्स को
ड्यूरिंग द वॉर टाइम किस तरह से डिफेंड कर पा रहे हैं, वो कैपेबिलिटी एक ये जो डिफरेंस पैदा करती है किसी भी दो मुल्कों की एयर फोर्सेस में, वो मैटर करती है। स्ट्रैटेजिकली हम अपने वेपन्स को और अपने वेपन्स को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, एट द सेम टाइम अपनी एयर डिफेंस को कितना मजबूत करके अपनी जो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस हैं, स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं, उनको किस तरह से बचा सकते हैं, ये मैटर करता है। सर इंडिया पाकिस्तान की तो बहुत बात होती है, और जब भी इंडिया पाकिस्तान की बात होती है तो हमेशा ये कहा जाता है कि ये तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, पाकिस्तान लड़ने लायक मुल्क ही नहीं है, उन पे तो हम रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं। पर साथ ही साथ जब चाइना की बात आती है तो डिफेंस वाइज तो नहीं पता, लेकिन हम बहुत सारे ट्रैवलर्स के साथ बैठते हैं तो वो ये बताते हैं कि चाइना जी ही 2000 मतलब 2100 में जी रहा है और 100 साल आगे है हमसे। डिफेंस वाइज भी ऐसी टेक्निक्स वो लोग बना रहे हैं, ड्रोन्स इतने, हमने सुना है ऐसा कि मस्कीटो के जितने छोटे साइज़ के बॉम्ब्स वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा एयर पावर समझना चाह रहा हूँ, इंडिया वर्सेस चाइना को अगर कंपेयर करें तो क्या उनके पास हमसे बहुत एडवांस एयरक्राफ्ट्स और मशीन्स हैं? सी नो डाउट चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है अपनी डिफेंस प्रोडक्शन में, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, बट वो कितना एडवांस्ड है, ठीक है, ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। एक्चुअली में फाइट जो थी वो पाकिस्तानी एयरफोर्स तो कर रही थी, बट वेपन्स विच वर बीइंग यूज्ड वर दी चाइनीज़ वेपन। उनका क्या परफॉर्मेंस है हम ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। नाउ 1962 के बाद चाइनीज़ आर्म फोर्सेस कभी भी कोई बैटल लड़ी ही नहीं है। चाइनीज़ एयरफोर्स की क्या परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस किसी भी एयरफोर्स की तब पता चलेगी जब वो एक्चुअल में बैटल फाइट करेगी और बैटल में रिजल्ट देगी। वेपन्स का हाल आपने देख लिया, उसकी एयरफोर्स का हाल क्या होगा, वो तो उन्होंने कभी बैटल लड़ा ही नहीं है। 1962 में हमसे गलती ये हुई कि हमने हिंदुस्तानी एयरफोर्स को यूज़ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ आर्मी को यूज़ किया, जिसकी वजह से हमें उस टाइम पे हार का सामना करना पड़ा। उस वक्त 1962 में हिंदुस्तानी एयरफोर्स काफ़ी एडवांस थी कंपेयर टू चाइनीज़ एयरफोर्स। रीज़न बीइंग जो उस टाइम की जो टॉप लीडरशिप थी हिंदुस्तानी एयरफोर्स की, वो लीडरशिप, वो लोग थे, वो ऑफिसर्स थे जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ चुके थे, जिन्होंने बैटल देखे हुए थे। बट ये क्यों, किस वजह से ये पॉलिटिकल डिसीजन था कि हिंदुस्तानी एयरफोर्स यूज़ नहीं हुई, उसकी वजह से हमें ये जो भी फेस करना पड़ा। बट एट द सेम टाइम 1967 में नाथुला एंड चोला में हमने चाइनीज़ को भगा के मारा है। नाथुला इंसिडेंट अगर आपको पता हो तो नाथुला में उन्होंने धोखे से हिंदुस्तानी फ़ौज के 65 सोल्जर्स को सोते वक्त मार दिया था। उसके रिटालिएशन में हिंदुस्तानी फ़ौज ने उनके 400 सोल्जर्स को मारा, उन्हें वहाँ से नाथुला से भगाया, उन्हें चोला से भगाया। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।